आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण स्ट्रेट पर डिस्टरबेंस के बारे में। वो स्ट्रेट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट तथा जिसको अक्सर हूती डिस्टर्ब करते रहते हैं। तभी हवाई अड्डे पर एक हवाई हमला हुआ। हूतियों ने जब ये जानकारी हासिल कर ली कि इसके पीछे मुख्यतः सऊदी अरब का हाथ है, तो उसने तुरंत ही मिसाइलों से सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। हूतियों ने ईरान के निर्देश पर सऊदी अरब को धमकी दे दी कि बाब अल मंदेब का रास्ता अब सऊदी अरब के लिए खुला हुआ नहीं है। उन्होंने सऊदी अरब के 2 टैंकरों को लाल सागर में निशाना भी बना लिया है। इसके अलावा जो रास्ता है वो दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता है। अगर उस रास्ते से जहाज आएंगे तो उन्हें 34 दिन अधिक का रास्ता तय करना पड़ेगा, लाखों डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जब बंद था तो सऊदी अरब ने पाइपलाइन के माध्यम से इसी रास्ते से यानी कि बाब अल मंदेब के रास्ते से काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात किया था तथा कुछ हद तक हॉर्मुज़ से होने वाले नुकसान से एशिया के देशों को बचाने में वो सफल रहा था। लेकिन सभी जानते हैं हूती अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, उनके लिए ईरान का निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण स्ट्रेट पर डिस्टरबेंस के बारे में। वो स्ट्रेट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो कि लाल सागर को अडेन की खाड़ी से जोड़ती है तथा जिसको अक्सर हूती डिस्टर्ब करते रहते हैं। अभी भी फिर से यही हुआ जब अमेरिका ने ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर आक्रमण करना शुरू किया तो ईरान ने न केवल हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया बल्कि अपने प्रोक्सी हूती को भी ये निर्देश दे दिया कि वो भी बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर डिस्टरबेंस करना शुरू कर दे। सऊदी अरब कहीं ना कहीं हूतियों के नेक्स्ट स्टेप को भांप रहा था, इसलिए वो भी अंततः हूतियों से उलझ गया। सभी जानते हैं ईरान के 3 प्रमुख प्रॉक्सी हैं, लेबनान में हिजबुल्ला, लेबनानी राष्ट्रपति और इजरायली राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी हिजबुल्ला को निरस्तीकरण करने हेतु तथा हिजबुल्ला से इजराइल की वापसी हेतु किया गया है। एक तरफ तो हिजबुल्ला को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो ईरान का दूसरा प्रॉक्सी है हमास गाजा में, उसको इजराइल पहले ही काफ़ी हद तक नेस्तनाबूद कर चुका है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रॉक्सी है उसका हूती, जो कि यमन में अपनी पैरेलल सरकार चलाता है। ईरान ने जब देखा कि अमेरिका के आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं तथा उसे भयंकर नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि ईरान के अंदर एक सत्ता संघर्ष भी उभरने लगा है। वहाँ पर भी IRGC तथा दूसरी सत्ताधारी के बीच संघर्ष की स्थितियों का पता चल रहा है। ऐसे में ईरान ने अपने अंतिम हथियार को अमेरिका के खिलाफ आजमाने का प्रयास किया है तो ये सऊदी अरब के खिलाफ, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो अमेरिका पर भी दबाव बढ़ाने के लिए तथा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरान ने हूतियों को निर्देश दे दिया है कि वो बंद अल मंदेब का जो रास्ता है उस पर डिस्टरबेंस शुरू करे, और हूतियों ने शुरू भी कर दिया है। हालांकि इसकी शुरुआत एक तरह से सऊदी अरब ने ही की है। आयतुल्लाह खुमैनी का जो सुपुर्दे खाक हुआ है उसमें सभी महत्वपूर्ण शिया देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर शामिल हुए थे। ऐसे में हूतियों का भी एक प्रतिनिधिमंडल उसमें शामिल होने के लिए गया था। वो प्रतिनिधिमंडल जब ईरान से वापसी कर रहा था तो वो विमान से आ रहा था तथा वो यमन की राजधानी सना में उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी हवाई अड्डे पर एक हवाई हमला हुआ जिससे डरकर वो विमान फिर दूसरे हवाई अड्डे पर उतरा। हूतियों ने पता लगाया कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, उसको पता चला क्योंकि ईरान उसे गुप्तचर जानकारी मुहैया कराता है। हूतियों ने जब ये जानकारी हासिल कर ली कि इसके पीछे मुख्यतः सऊदी अरब का हाथ है, तो उसने तुरंत ही मिसाइलों से सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तथा उसकी जो प्रमुख रिफाइनरी कंपनी है, तेल रिफाइनरी कंपनी है अरामाको, उस पर हमला कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और जो कई साल पहले दोनों के बीच सीज फायर हुआ था वो अंततः टूट गया। हूतियों ने ईरान के निर्देश पर सऊदी अरब को धमकी दे दी कि बाब अल मंदेब का रास्ता अब सऊदी अरब के लिए खुला हुआ नहीं है, वहाँ पर सऊदी जहाज़ों तथा टैंकरों की नाकेबंदी शुरू की जाएगी, और ऐसा उन्होंने कर भी दिया। उन्होंने सऊदी अरब के 2 टैंकरों को लाल सागर में निशाना भी बना लिया है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, अडन की खाड़ी तथा लाल सागर को जोड़ती है। यह लगभग 25 मील चौड़ी है तथा 80 मील लंबी है, जो कि अत्यंत ही संकरा स्थान है और उसके इर्द गिर्द हूतियों का पूरा नियंत्रण है। वो जब चाहें उसको
कुंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठप कर सकते हैं। उनकी धमकी तथा उनके हमले का असर हुआ है। भारत और चीन के टैंकरों ने भी लाल सागर से अपना रास्ता बदल दिया है तथा वो लंबे रास्ते की तरफ मुड़ गए हैं। सभी जानते हैं इसके अलावा जो रास्ता है वो दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता है। अगर उस रास्ते से जहाज आएंगे तो उन्हें 34 दिन अधिक का रास्ता तय करना पड़ेगा, लाखों डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे तथा समय की बर्बादी अलग से होगी। बाब अल मंदेब बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेट है। हॉर्मुज तो पहले से ही बंद कर रखा है ईरान ने। वहाँ से लगभग 20 से 22% तेल और गैस का निर्यात होता है। वो लगभग इस समय डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसे ही 10 से 12% बाब अल मंदेब से तेल और गैस का निर्यात खासकर एशिया के देशों को होता है। इसमें चीन, भारत जैसे देश प्रमुखता से आयात इसी स्ट्रेट से करते हैं। अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो दुनिया को होने वाली 30 से 35% तेल और गैस की सप्लाई ठप पड़ जाएगी। स्वाभाविक रूप में तेल और गैस पर महंगाई बढ़ेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रति बैरल तेल की कीमतें $110 को पार कर सकती हैं। स्वाभाविक रूप में जब ईंधन यानी कि तेल और गैस महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सभी देशों में महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाएं मंदी होंगी तथा व्यापार घाटा सभी देशों का बढ़ने लगेगा। ऐसे में स्थिति फिर से पहले की तरह विकराल होती जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट जब बंद था तो सऊदी अरब ने पाइपलाइन के माध्यम से इसी रास्ते से यानी कि बाब अल मंदेब के रास्ते से काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात किया था तथा कुछ हद तक हॉर्मुज से होने वाले नुकसान से एशिया के देशों को बचाने में वो सफल रहा था। इसमें भारत और चीन भी शामिल थे। लेकिन अगर ये स्ट्रेट भी बंद हो गया तो अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगेगी, शेयर मार्केट गिरने लगेंगे और भी बहुत सारी समस्याएं दूसरे देशों में आने लगेंगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और हुतियों के बीच जल्दी से कोई सीज फायर होने वाला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जब हुतियों की समस्या की तरफ ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका से हुतियों को ऐसी समस्या नहीं है। लगभग उन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन समस्या धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। थोड़ा हुतियों के इतिहास पर अगर हम ध्यान दें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस्लाम धर्म में सभी जानते हैं शिया सुन्नी का विवाद लगभग हर देश में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। वो आए दिन कभी बढ़ता रहता, कभी घटता रहता, लेकिन वो विवाद या संघर्ष कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में चलता रहता है। पहले हमने इराक में देखा, इराक में जो पूर्व शासक सद्दाम हुसैन थे वो सुन्नी वर्ग से आते थे, जबकि इराक में जो महत्वपूर्ण आबादी का हिस्सा था वो शियाओं का था। सद्दाम हुसैन ने एक तरह से वहाँ पर अनधिकृत रूप से सत्ता पर कब्जा कर रखा था। जब अमेरिका के आक्रमण के बाद उन्हें फांसी दी गई, उसके बाद से वहाँ पर शिया बहुल सरकार ही है। इसी तरह से अगर हम यमन की जनसंख्या पर भी ध्यान दें, वहाँ पर भी सुन्नियों की बहुलता है, लेकिन 35 से 40% वहाँ पर शियाओं की आबादी भी है। खासकर यमन के उत्तरी हिस्से में शियाओं की आबादी का संकेंद्रण है। पिछले 1000 साल से जायदी इमामों का ही वहाँ पर शासन रहा था, लेकिन 1962 में वहाँ पर एक क्रांति हुई जिसमें जायदी इमामों की सत्ता को खत्म कर दिया गया तथा गणतंत्र की स्थापना हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो जायदी संप्रदाय था, जो शिया संप्रदाय था, उसमें कहीं ना कहीं असंतोष उभरने लगा और 1990 के दशक तक आते आते ये असंतोष काफ़ी हद तक बढ़ गया। जायदी शिया संप्रदाय ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए वहाँ पर एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे अंसार अल्लाह कहा गया। यही हुती आंदोलन के रूप में आमतौर पर जाना जाता है। हुती आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्थापना की वो बदरुद्दीन अल हुती तथा उनके बेटे हुसैन अल हुती ने की है, इसीलिए इसको हुती आंदोलन के रूप में जाना जाता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ता गया तथा यमन के अंदर एक गृह जैसी स्थिति आ गई तथा 2014 के आते आते इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि हुतियों ने यमन की राजधानी सना से वहाँ की वर्तमान सरकार को खदेड़ दिया तथा सना तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हुतियों के बढ़ते प्रभाव से लगातार जो सुन्नी बहुल देश थे उनमें चिंता थी। खासकर सऊदी अरब और यूएई में लगातार चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों ने हुतियों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया तथा हुतियों पर भयंकर हवाई हमले शुरू कर दिए। 2015 में दोनों देशों के गठबंधन ने इतने बड़े पैमाने पर हमले किए कि लाखों यमनी उसमें मारे गए, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जानते थे कि हुती बिना ईरान के समर्थन के कुछ भी नहीं है। ईरान हुतियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ अत्याधुनिक ड्रोन, एंटीशिप मिसाइलें,
लंबी दूरी की मिसाइलें तथा और भी कई अन्य क्षेत्रों की गुप्तचर जानकारी भी उसको उपलब्ध करा रहा था, जिससे ये आंदोलन धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। तो इस क्षेत्र में केवल हूती का ही प्रभाव नहीं बढ़ रहा था, बल्कि ईरान का हस्तक्षेप भी हूतियों के माध्यम से बढ़ रहा था। इस चीज़ को सऊदी अरब और यूएई कभी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन सऊदी अरब के इतने व्यापक हमलों के बावजूद भी वे हूतियों को ख़त्म नहीं कर पाए, उनके प्रभाव को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए और उत्तरी यमन में उनका प्रभाव बना रहा। अंत हूती और इन देशों के बीच एक सीज फायर हुआ, जो कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से संभव हुआ। इसमें उत्तरी यमन में, जिसमें यमन की पूर्व राजधानी सना भी शामिल है, इस पर हूतियों के शासन को मान्यता एक तरह से दे दी गई, जबकि दक्षिणी तथा पूर्वी यमन में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार थी पुरानी, उस पर उसके शासन को मंजूरी इस सीज फायर के तहत दी गई। तब से अब तक यही सीज फायर चल रहा था। लेकिन सऊदी अरब ने जो अपना वर्तमान हवाई हमला किया तथा उसके बाद जो हूतियों ने सऊदी अरब में मिसाइल से हमले किए, उसके बाद ये सीज फायर ख़त्म हो गया है तथा सऊदी अरब के व्यापारिक हित बाब अल मंदेब स्ट्रेट में पूरी तरह से खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश है, इसलिए बहुत सारे देश उससे तेल का आयात करते हैं, इसलिए उन देशों की भी अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान शुरू हो गया है। इस संघर्ष में यमन में जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है वो भी शामिल हो गई है। उन्होंने हूती क्षेत्र में रहने वाले यमनियों से अपील भी की है कि वो इस युद्ध में, यानी कि इस संघर्ष में अपने बच्चों को जाने से रोकें, क्योंकि एक तरह से उनका ये कहना है कि हूती जो है ईरान के भाड़े के सैनिक हैं और ये निश्चित रूप से एक न एक दिन हारेंगे, अतः अपने बच्चों को इस हारने वाले युद्ध में वो शामिल करने से रोकें। लेकिन सभी जानते हैं हूती अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, उनके लिए ईरान का निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है। बिना ईरान के सहायता के हूतियों का वजूद बिल्कुल भी उस क्षेत्र में संभव ही नहीं है। इसलिए जब तक ईरान नहीं चाहेगा तब तक वो बाब अल मंदेब को डिस्टर्ब करना बंद नहीं करेंगे, सऊदी अरब से उलझना बंद नहीं करेंगे। और इस समय ईरान सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी अभी सऊदी अरब और यूएस का भी एक न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के देश भी अचंभित हैं, क्योंकि ये समझौता अगर ज़मीन पर आ गया तो निश्चित रूप से सऊदी अरब एक न एक दिन परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा। और सऊदी अरब पहले कह भी चुका है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो वो भी निश्चित रूप से तुरंत ही परमाणु बम बनाने की तरफ अग्रसर होगा और परमाणु बम बना ही लेगा। यही नहीं, वो यह भी कह चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पैसा देकर परमाणु बम को खरीद लेगा। यानी कि अगर ईरान पर परमाणु बम आया, क्योंकि वो शिया बहुल देश है, तो निश्चित रूप से सऊदी अरब भी एक सुन्नी बहुल देश होने के कारण और ईरान से पुरानी दुश्मनी होने के कारण तुरंत ही परमाणु बम प्राप्त करने की कोशिश करने लगेगा। ऐसे में यूएस और सऊदी अरब के इस समझौते के बाद ईरान और ज़्यादा चिढ़ गया है और ईरान पर भयंकर अमेरिकी हमले हो रहे हैं। इसीलिए वो चाहता है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट के साथ बाब अल मंदेब भी बंद रहेगा, यानी कि लाल सागर का और बाब अल मंदेब का क्षेत्र भी डिस्टर्ब रहेगा, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में और ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होगा। पूरी दुनिया के देश कहीं ना कहीं यूएस पर दबाव बनाएंगे, जिससे यूएस पहले की तरह बैकफुट पर आएगा और वो ईरान से कोई ना कोई समझौता करने की तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चाहे बाब अल मंदेब का मामला हो, चाहे होर्मुज स्ट्रेट का मामला हो, ये तभी सुलझ पाएंगे जब अमेरिका और ईरान के बीच कोई सहमति हो जाए युद्ध को रुकवाने में, या फिर ईरान सरेंडर कर दे, या फिर अमेरिका पहले की तरह पीछे हटते हुए कोई समझौता ईरान से कर ले। अन्यथा यहाँ पर डिस्टर्बेंस चलता रहेगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होता रहेगा और भारत पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब से भारत बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है। जहाँ तक वर्तमान अमेरिकी आक्रमणों की बात है तो उनसे कोई ना कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे पहले लंबे समय तक उसने बमबारी की, उससे ईरान में नुकसान तो हुआ लेकिन ईरान झुका नहीं। ऐसे ही इस बार भी लग रहा है कि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, कोई निर्णायक बढ़त अमेरिका ले नहीं पा रहा है। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि युद्ध किधर जाता है तथा बाब अल मंदेब का डिस्टर्बेंस किधर जाता है और हूतियों का भविष्य क्या होने वाला है। सऊदी अरब और हूतियों के बीच क्या कोई सीज फायर हो पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।